हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट वेद हिंदी पर। तो दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ गवाए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है वाक्य। देखिए, व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हम वर्ण और शब्द पढ़ चुके हैं। वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई और शब्द होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। और आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? भाषा की पूर्ण या पूर्णतम इकाई। तो चलिए देखते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करने में सहायक हो, वाक्य कहलाता है। तो क्या है वाक्य? शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का समूह होना चाहिए, लेकिन कैसा? सार्थक, यानी कि अर्थ निकलना चाहिए उसका कुछ, जो निश्चित अर्थ प्रदान करने में सहायक हो, वाक्य कहलाता है। और भाषा की पूर्णतम इकाई कहलाता है क्या? वाक्य। कामता प्रसाद गुरु ने भी कहा है कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। क्या व्यक्त करता है? पूर्ण विचार जो व्यक्त करता है वह शब्द समूह क्या होता है? वाक्य। देखिए, शब्दों का सार्थक समूह। कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक। ऐसा नहीं है कि जाता, बाजार, है, राम, देखिए ये भी शब्द हैं और ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। शब्दों का क्रम होना चाहिए। राम बाजार जाता है, शब्दों का क्रम इस तरह से लगना चाहिए कि उसका अर्थ निकले। तो इस तरह से वाक्य में क्या क्या होना चाहिए? वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, यानी कि उस वाक्य का अर्थ निकले, जिससे हम जो कहें उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। क्रम होना चाहिए, यानी कि सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे नाव में नदी है, ये लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नाव में नदी थोड़ी ना होगी। क्या होगा सही क्रम? नदी में नाव है। तो इस तरह से क्रम होना चाहिए। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। जैसे एक वाक्य लें, हिरन उड़ता है, तो ये कोई योग्य वाक्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे भाव हैं उनका बोध नहीं करा रहा कि हिरन कोई उड़ता थोड़ी ना है, इसीलिए ये अयोग्य वाक्य है। अगर हम कहें कि हिरन दौड़ता है, हिरन चलता है, तो योग्य है, ये वाक्य योग्यता रखता है। वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा यानी कि सुनने वाले की जिज्ञासा जागृत हो। आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति यानी कि समीपता। आसक्ति का मतलब होता है समीप। वाक्य में जो पद होते हैं उनको पास रखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य का एक पद आज बोल दिया, एक पद थोड़ी देर बाद बोल दिया, एक पद कल बोल दिया। तो इस तरह से आसक्ति होनी चाहिए, है ना। और अन्वय होना चाहिए। अन्वय से मतलब लिंग, वचन, कारक, है ना, जो व्याकरण के नियम होते हैं उनके अनुसार वाक्य में प्रयोग होनी चाहिए। ठीक है ना। अन्वय, जैसे कि मान लो नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, तो ये गलत है ना। नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, ये गलत है, ये अन्वय की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या होना चाहिए? नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, यानी लिंग, वचन, कारक ये सभी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। इस तरह से वाक्य में सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय का होना आवश्यक है। जैसे राम बाजार जाता है, अगर हम यहाँ पे कह दें कि राम बाजार जाती है, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, है ना। ये अन्वय अशुद्ध है, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। आगे चलते हैं। वाक्य के अंग। क्या है? वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय, 2 अंग होते हैं वाक्य के। जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, जिसके संबंध में कहा जाए। और विधेय क्या होता है? जिसके संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय है। जैसे राजा खाता है, तो राजा क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि राजा के विषय में ही तो बात हो रही है यहाँ पे। तो राजा क्या है? उद्देश्य। और राजा के बारे में जो भी बातें हो रही हैं वो हो जाएगा हमारा विधेय। जैसे राजा हो गया उद्देश्य, और राजा के बारे में बातें हो रही हैं कि राजा खाता है, तो खाता है क्या हो गया? विधेय। उसी तरह से पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी क्या है? उद्देश्य, क्योंकि पक्षी के बारे में बातें हो रही है तो ये उद्देश्य हो गया। लेकिन पक्षी के बारे में क्या बातें हो रही हैं? डाल पर बैठा है, तो ये क्या है? हमारा विधेय। उद्देश्य और विधेय से ही संबंधित एक कॉन्सेप्ट और आता है, उद्देश्य का विस्तार। देखिए, लड़की नाच रही है, तो लड़की उद्देश्य है, नाच रही है, ये क्या है? विधेय। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए एक सुंदर लड़की हंस रही है, तो लड़की उद्देश्य है, हंस रही विधेय है। लेकिन एक सुंदर, ये क्या है? ये
इस उद्देश्य की विशेषता बता रहा है ना। इसी के उद्देश्य के बारे में ही तो आया है ये एक सुंदर। तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, क्योंकि उद्देश्य की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाएं तो क्या होता है, उद्देश्य का विस्तार। इसी तरह है विधेय का विस्तार। अभी उद्देश्य का विस्तार हुआ था, अब विधेय का विस्तार कैसे होता है। मोर नाच रहा है, मोर उद्देश्य है, नाच रहा है ये क्या है, विधेय। लेकिन अगर बोल दिया जाए मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो मोर क्या है, उद्देश्य, लेकिन पंख फैलाकर नाच रहा है, नाच रहा हो गया विधेय, लेकिन पंख फैलाकर, तो ये नाच रहा है, विधेय का विस्तार हो रहा है यहाँ पे। कैसे नाच रहा है, यानी कि जब विधेय जो है, विधेय क्रिया विशेषण या कर्म के साथ आए, जो विधेय है ये क्रिया विशेषण या कर्म के साथ आए तो वहाँ पर होता है विधेय का विस्तार। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार नहीं है। अगर यहाँ पर होता सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो सुंदर हो जाता उद्देश्य का विस्तार, मोर हो जाता उद्देश्य, पंख फैलाकर विधेय का विस्तार, और नाच रहा है विधेय। क्लियर है। अब देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर विभाजित किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर देखते हैं, रचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर देखते हैं, अर्थ के आधार पर 8। देखिए रचना कितने वर्ण हैं, 3, तो 3 आधार पर। अर्थ के आधार पर अर्थ यानी कि 8, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर 8 भागों में, रचना के आधार पर 3 भागों में। अर्थ के आधार पर देखते हैं विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। इनको अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर सरल वाक्य। सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। कुछ नहीं है, सरल वाक्य है ना। सरल है तो क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, वह सरल वाक्य होगा। यानी एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी, तो सरल वाक्य होगा। जैसे श्याम खाता है, सीता गाती है, मोहन जाता है, इस तरह से। ये क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, यानी कि एक कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गई, तो सरल वाक्य है। ठीक है, सरल है, नाम ही सरल है और वाक्य भी सरल है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य नाम से पता चल रहा है, मिश्र, जहाँ पे मिश्र हो, मिश्रण हो, वे वाक्य जहाँ एक तो हो साधारण वाक्य, एक कैसा वाक्य हो, साधारण वाक्य हो, और एक कैसा हो, अधीन या आश्रित वाक्य, उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। यानी मिश्र है, यानी कि 2 वाक्य हैं इसमें, एक तो है साधारण और एक है आश्रित। जैसे श्याम ने लिखा है, श्याम ने लिखा है, ये तो हो गया हमारा साधारण वाक्य, सरल वाक्य। कि वह कल आ रहा है, तो ये क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है। और जो के, ये जो के शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय, इससे ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये हो गया मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि जहाँ संयोजन हो, संयुक्त वाक्य यानी कि जहाँ संयोजन हो, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इसमें 2 वाक्य होते हैं, चाहे तो वो साधारण हो, चाहे वो मिश्र हो, चाहे साधारण या मिश्र दोनों हों, ठीक। लेकिन वो क्या होता है, संयोजक अव्यय जो होते हैं उनसे जुड़ते हैं। जैसे राम घर गया और खाना खाकर सो गया, और वह लखनऊ गया और शॉल ले आया, और वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। ये 2 वाक्य हैं, चाहे सरल हैं चाहे मिश्र हैं, कैसे भी हैं, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, संयोजक अव्ययों के द्वारा। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी बात या कर्म का बोध हो, ठीक है। जैसे श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो, ठीक है, सिंपल है, ये भी विधिवाचक वाक्य हैं। श्याम आया, इससे क्या बोध हो रहा है कि एक मतलब श्याम है, वो आ रहा है, इससे हमें बोध हो रहा है। तुम लोग जा रहे हो, किसी कार्य का बोध हो रहा है, किसी बात का बोध हो रहा है, ये विधिवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है निषेधवाचक। निषेध यानी कि जहाँ ना हो, निषेध यानी कि जहाँ ना हो, जैसे कि जहाँ कार्य के न होने अथवा इनकार किए जाने का बोध हो। जैसे राम नहीं पढ़ता है, तुमने खाना नहीं खाया, जहाँ नहीं हो, ठीक है, वहाँ क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक यानी किसी को आज्ञा देना, जिससे क्या बोध हो कि आज्ञा दी जा रही है। जैसे श्याम पानी लाओ, तो आज्ञा दी जा रही है। तुम सो जाओ, ठीक है, जहाँ आज्ञा का बोध हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, जो हमने विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़े थे ना, उसमें जो विस्मय बोधक चिन्ह थे उन्हें याद होगा। जैसे कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो। ओह मेरा सर फटा जा रहा है, तो ओह, अरे वह उत्तीर्ण हो गया,
तो ये क्या है, विस्मयवाचक वाक्य। इससे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य इनका बोध होता है, जो भाव हैं हमारे, ठीक है। संदेहवाचक, संदेह यानी किसी प्रकार का संदेह हो, भ्रम हो, उसने खाना खा लिया होगा, संदेह है हमें, है ना, संदेह ही तो है कि उसने खाना खा लिया होगा, कंफर्म नहीं है। महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, मतलब पता नहीं है, भ्रम है, संदेह है, तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, नाम से ही पता चल रहा है ना, सभी वाक्यों के बारे में नाम से ही पता चल रहा है। देखिए इच्छावाचक वाक्य में इच्छा या कामना का बोध हो, है ना, जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, कामना की जा रही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, है ना, किसी की इच्छा या कामना का बोध हो, वहाँ इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक, जहाँ किसी प्रकार का संकेत या इशारा हो, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य, जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो संकेत दिया जा रहा है कि जो परिश्रम करेगा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, है ना, तो यहाँ पर क्या संकेत दिया जा रहा है कि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे कि आपका क्या नाम है, क्या तुम घर चलोगे, क्या, क्यों, कैसे, और प्रश्न चिन्ह लगा हो, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। एक चीज़ और क्लियर कर दें, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखिए प्रश्न जहाँ पूछा जाए प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर संकेत दिया जाए, इशारा दिया जाए, वहाँ संकेतवाचक वाक्य, जहाँ इच्छा या कामना का बोध हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य, जहाँ संदेह प्रकट हो वहाँ संदेहवाचक, जहाँ विस्मय यानी हमारे भाव, हर्ष, शोक प्रकट हो वहाँ विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ आज्ञा का बोध हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ कार्य के न करने का बोध हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य, और बाकी जो बचे वो विधिवाचक वाक्य। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और है, उसे और देख लेते हैं, वाक्यांतरण। वाक्यांतरण, देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों को एक जगह रखे, यहाँ पर दोनों तीनों का अंतर देख लेते हैं। एग्जाम में चेंज कराने के लिए भी आ जाता है कि सरल वाक्य दे दिया जाएगा और कि इसको मिश्र वाक्य में बदलें, मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा, इसको संयुक्त वाक्य में बदलें, ठीक है। जैसे सरल वाक्य है, मेरी काली बकरी खेत में चर रही है, ये है हमारा सरल वाक्य। एक साधारण वाक्य है ये, मेरी काली बकरी खेत में चर रही है। जब हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, मेरी जो बकरी काली है, मेरी जो बकरी काली है वह खेत में चर रही है। क्यों, क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, देखिए सरल वाक्य में तो एक ही वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, इसीलिए यहाँ पर दो वाक्य हो गए। संयुक्त वाक्य, इसमें दो वाक्य होते हैं और वो जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक से, जो संयोजक अव्यय होते हैं, जैसे मेरी बकरी काली है और खेत में चल रही है। इस तरह से तीनों में यहाँ पर अंतर देख लीजिए। एक और वाक्य ले लेते हैं, प्रातः काल होने पर पक्षी चहचहाने लगे, ये एक सरल वाक्य है, एक वाक्य है, साधारण वाक्य है। अगर जब इसका हम मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, है ना, तो ये क्या हो गए, तब से जुड़े हुए हैं, ये दो वाक्य हैं, एक आश्रित और एक प्रधान। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। इस तरह से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों का अंतर समझ लीजिए। वाक्य जो कि भाषा की पूर्ण या पूर्णतम इकाई है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।